नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिजिक्स व एस एल वाले यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं बीएससी तृतीय वर्ष के इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रथम यूनिट। हम अब अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर हैं इस यूनिट में। उसके बाद मैं आपको कुछ प्रश्न उत्तर भी दूंगा, आप उनके आंसर भी करना। इस यूनिट में हमने प्रारंभ में सर्किट से संबंधित जो बेसिक कंसेप्ट वो पढ़े। उसके बाद मैंने आपको किरचॉफ के दोनों नियम बताए तथा उनका विस्तृत रूप से अपने एनालिसिस भी किया, विश्लेषण भी किया। इस यूनिट में हमने इनपुट इम्पीडेंस एंड ट्रांसफ़र इम्पीडेंस या ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस या ट्रांसफ़र इम्पीडेंस के बारे में भी अध्ययन किया। वेरियस टाइप ऑफ पैरामीटर भी ज्ञात किए तथा उनके बीच में रिलेशन भी डिफाइन किए। अंत में हमने एक पॉइंट पढ़ा, इनपुट एंड आउटपुट एंड ट्रांसफ़र इम्पीडेंस इन जेड पैरामीटर फॉर्म। उसके बाद हमने कोई कॉम्प्लिकेटेड जाल हो, उस जाल को टी जाल एंड पाई जाल में किस प्रकार से रूपांतरित किया जाता है वो पढ़ा। और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि टी नेटवर्क को पाई नेटवर्क में तथा पाई नेटवर्क को टी नेटवर्क में किस प्रकार से रूपांतरित किया जाता है। अब हमारा अध्ययन का बिंदु रहेगा नेटवर्क थ्योरम्स, यानी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क हो उनसे संबंधित कुछ थ्योरम हैं। मैं नाम बता देता हूँ आपके सिलेबस में कौन कौन सी थ्योरम्स हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 थ्योरम हैं। हर बार बड़ा पर्सन एक थ्योरम से ज़रूर निकल के आता है, या तो इस पर न्यूमेरिकल आएगा या थ्योरम तथा उस थ्योरम को किस प्रकार से आप सिद्ध करेंगे वो चीज़ आएगी। आज का हमारा अध्ययन का बिंदु रहेगा अध्यारोपण प्रमेय यानी सुपरपोजिशन थ्योरम। अब सुपरपोजिशन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? ये कहता है कि अगर कोई भी नेटवर्क है वो लीनियरली इम्पीडेंस यानी रैखिक प्रतिबाधाओं से निर्मित हो तथा उसमें 2 या 2 से अधिक 2 एंड मोर देन 2 जनरेटर लगे हों, तो उसके कारण किसी भी ब्रांच में एनी ब्रांच में जो धारा का मान है वो अलग अलग जनरेटर के कारण बहने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, समेशन के बराबर होता है। जबकि अन्य जनरेटर को क्या कर दिया जाए, उनके लीनियरली इम्पीडेंस या ट्रांसफ़र इम्पीडेंस से रिप्लेस कर दिया जाए, यानी प्रतिस्थापित कर दिया जाए। तो ये इस प्रमेय का स्टेटमेंट है। साधारण सा स्टेटमेंट है कि अगर कोई नेटवर्क है, उस नेटवर्क में 2 या 2 से अधिक जनरेटर लगे हों, तो किसी भी शाखा में बहने वाली जो धारा है वो अलग अलग जनरेटर के कारण बहने वाले धाराओं के योग के बराबर होती है, बेशर्ते कि दूसरा जो सोर्स है उस सोर्स को क्या कर दिया जाए, उसकी अंतरित प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए। अब इसका प्रूफ देखिए, बड़ा ही साधारण सी थ्योरम है आपके। मैंने इसके प्रूफ के लिए क्या किया, पहले किरचॉफ के लूप नियम की सहायता से इसमें किसी भी ब्रांच में मैं धारा का मान निकालूंगा और उसके बाद मैं अध्यारोपण प्रमेय से ये सिद्ध करके दिखाऊंगा कि अध्यारोपण प्रमेय से भी किसी ब्रांच में धारा का वही मान प्राप्त होता है जो किरचॉफ के लूप नियम से प्राप्त होता है। देखिए, एक सर्किट लिया, इस सर्किट में 2 सोर्स E1 E2 जोड़े, E1 एंड E2 2 सोर्स जोड़ दिए जो जनरेटर लगे हुए हैं। 3 इम्पीडेंस Z1, Z2 एंड Z3 लगे हुए हैं तथा 2 आप लूप मान सकते हैं। जो प्रथम लूप में धारा I1 प्रवाहित हो रही है और सेकंड लूप में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I2 प्रवाहित हो रही है। दोबारा देखिए ये डायग्राम। मैंने एक क्या काम किया है, मैंने एक
नेटवर्क लिया है उस नेटवर्क में 2 सोर्स E1 एंड E2 तथा 3 इम्पीडेंस लीनियरली इम्पीडेंस Z1, Z2 एंड Z3 हैं। इसमें 2 लूप I1 एंड I2 आपके हैं, जिसमें धाराओं के मान I1 एंड I2 हैं। अब किरचॉफ का अगर लूप नियम लगाएं तो डायरेक्टली आप लगा सकते हैं। यहाँ पे Z1 I1 पॉजिटिव, उसके बाद प्लस दोनों धाराओं के मान योग आएगा Z3 से I1 प्लस I2 मल्टीप्लाई बाय Z3, और यहाँ आप जाएंगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे माइनस E1, या बराबर लिखें तो E1 आप लिख सकते हैं। तो प्रथम जो समीकरण है उसको अगर व्यवस्थित फॉर्म में लिखें तो Z1 प्लस Z3 मल्टीप्लाई बाई I1 प्लस Z3 I2 माइनस E1। इसी प्रकार सेकंड लूप में देखिए, सेकंड लूप में अगर आप लगाएं किरचॉफ का लूप नियम तो Z2 I2 प्लस I1 प्लस I2 मल्टीप्लाई बाई Z3 एंड माइनस E2। ओके, अब यहाँ पर अगर आप इसको व्यवस्थित फॉर्म में करेंगे तो ये आएगा Z3 I1 प्लस Z1 प्लस Z3 I2 माइनस E2 इक्वल टू 0। यहाँ पर 2 समीकरण आपको प्राप्त हुई, समीकरण नंबर 1 एंड समीकरण नंबर 2। इन 2 समीकरणों में अगर आप क्रेमर रूल लगा देंगे तो करंट I1 एंड I2 के मान ज्ञात हो जाएंगे। अब क्रेमर रूल लगाते हैं इन दोनों में, तो देखिए I1 कैसे ज्ञात करेंगे। तो I1 को ज्ञात करने के लिए ये पार्ट आप छोड़ देते हैं एक बार, इसका इससे मल्टीपल और इस नेगेटिव इसका इससे मल्टीपल करेंगे आप, तो क्या आएगा I1 का मान माइनस E2Z3 प्लस E1 मल्टीप्लाई बाई Z2 प्लस Z3, और डिवाइड किससे करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा आपको I1 और I2 के मल्टीपल से, यानी ये और बटे ये। ओके, देखिए जो मान निकाला क्रेमर रूल की सहायता से वो क्या है आपके पास, I1 इक्वल टू माइनस Z3 E2 प्लस Z2 प्लस Z3 E1 बाई Z1 प्लस Z3 होल Z2 प्लस Z3 होल माइनस Z3 स्क्वेयर। तो I1 को अगर आप व्यवस्थित रूप में लिखें E1 और E2 के, तो व्यवस्थित फॉर्म में आएगा I1 इक्वल टू Z2 प्लस Z3 बाई Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 Z3 Z1 मल्टीप्लाई बाई E1 माइनस Z3 E2 बाई Z1 Z2 Z2 Z3 एंड Z3 Z1। ये समीकरण नंबर आपकी 3। इसी प्रकार I2 का मान भी क्रेमर रूल की सहायता से निकालेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, I2 इक्वल टू माइनस Z3 E1 डिवाइडेड बाई Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 प्लस Z1 प्लस Z3 मल्टीप्लाई बाई E1 E2 Z1 Z2 डिवाइडेड बाई Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1। ओके, ये समीकरण नंबर 4। यानी I1 और I2 के मान आपने क्या किए, पहले किरचॉफ का लूप नियम लगाया, लूप नियम लगाकर आपने क्रेमर रूल लगाया, और क्रेमर रूल से 2 जो अज्ञात चर राशियां हैं I1 एंड I2 दोनों की वैल्यूज आपने क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपने किरचॉफ का लूप नियम। अब आप अध्यारोपण प्रमेय की सहायता से किसी भी एक धारा का मान यानी I1 का मान मैं ज्ञात करूँगा। इस ब्रांच में कितनी धारा जा रही है, देखिए इस ब्रांच में जो जा रही है Z1 ब्रांच में जो जा रही है वो I1 धारा जा रही है। अब मैं अध्यारोपण प्रमेय के अनुसार पहले सोर्स कौन सा लगाऊंगा, पहले सोर्स में E1 लगाऊंगा और उसके बाद में E2 को मैं नहीं लगाऊंगा, यानी तो यहाँ पर धारा का मान मैं ये मानूंगा कि I1 डैश जा रहा है। अब दोबारा से मैं क्या करूँगा, दोबारा मैं ये करूँगा E1 को नहीं लगाऊंगा, E2 को लगाऊंगा, तब धारा का मान यहाँ ज्ञात करूँगा, दोनों का ऐड कर दूंगा तो इसमें जो प्राप्त धारा का मान है वो किरचॉफ के लूप नियम से प्राप्त धारा के क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो ये प्रमेय क्या हो जाएगी, सिद्ध हो जाएगी कि हाँ ये बात, यानी ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट क्या है आपका सत्य है। अब देखिए क्या किया, पहले मैंने क्या किया,
E1 को रखा एंड E2 को मैंने हटा दिया, अंतरित प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया और ये मान लिया कि यहाँ पे अंतरित प्रतिबाधा इस सोर्स की नहीं है, यानी इन दोनों सोर्स की नहीं है, आइडियल सोर्स है। बाकी आपके रैखिक प्रतिबाधाएं पड़ी है Z1, Z2 एंड Z3। यहाँ पे I1 डैश धारा आई। यहाँ से साधारण सा तरीका है कि E1 सोर्स है, वो E1 सोर्स I1 धारा दे रहा है, आपका I1 डैश धारा दे रहा है। तो धारा बराबर क्या होता है, वोल्टता डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो I इक्वल टू क्या आएगा, I इक्वल टू आप नॉर्मली V अपॉन क्या लिखते हैं, R लिखते हैं। तो यहाँ पे V का मान कितना है, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, E1 है, तथा R का मान कितना है, R का मान ये है। तो R का मान यहाँ से देखें तो ये दोनों किस क्रम में है, पैरेलल क्रम में। और पैरेलल क्रम में तो इनका तुल्य कितना आएगा, Z2 Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3 आएगा, इन दोनों का तुल्य जो आएगा वो। ओके, और अगर Z1 और है प्लस में, ये सीरीज में है, तो Z1 प्लस Z2 Z3 और Z2 प्लस Z3 आएगा। तो V की जगह तो क्या रखा जाएगा, E1 एंड R की जगह क्या रखा जाएगा, ये Z1 प्लस Z2 Z3 डिवाइड बाई Z2 प्लस Z3। अब जब आप ये चीज़ रखेंगे यहाँ पर, तो आपके पास जो I1 डैश का जो वैल्यूज प्राप्त हुई वो ये प्राप्त हुई, यानी I1 डैश इक्वल टू E1 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 Z3 डिवाइडेड बाई Z2 प्लस Z3। अतः I1 डैश इक्वल टू E1, जो यहाँ पर ये जो राशि है ये ऊपर चली जाएगी, जो Z2 प्लस Z3 एंड डिवाइडेड बाई Z1 Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 5 प्राप्त होगी, यानी I1 डैश का मान आपने साधारण V इक्वल टू IR यानी ओम के नियम से प्राप्त किया यहाँ पर। अब दूसरा तरीका, अब मैं E1 को क्या करूँगा, E1 को हटाऊँगा और क्या लगाऊँगा, E2 को लगाऊँगा। तो ये देखिए क्या करता हूँ, E2 को मैंने लगा दिया और E1 को मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस शाखा में मेरे को धारा का मान चाहिए। तो यहाँ पर जो धारा आ रही है, गौर से देखिए, E2 से जो धारा आ रही है वो धारा आ रही है I, कितने आ रही है I, और I से फिर इधर जो निकल रही है वो क्या निकल रही है, I2 डैश निकल रही है। I1 डैश हमने पहले ले लिया इसलिए नहीं ले सकते, I2 डैश यहाँ जा रही है, I1 डैश डबल डैश, तो I माइनस I1 डबल डैश इधर जाएगी। ये कौन कहता है, किरचॉफ का संधि नियम। अब देखिए, अगर आप डायग्राम से देखें तो यहाँ पर इस सिरे के बीच पोटेंशियल एंड इस सिरे के बीच पोटेंशियल क्या आएगा, सेम आएगा। यहाँ पे इस सिरे के बीच पोटेंशियल आएगा वो Z1 मल्टीप्लाई बाई I1 डबल डैश आएगा। ठीक है, और इस सिरे के बीच आएगा वो Z3 मल्टीप्लाई बाई I माइनस I1 डबल डैश। ओके, ये समीकरण आपको प्राप्त हो गई। अब यहाँ पे I का मान कहाँ से प्राप्त होगा, जैसे पूर्व में प्राप्त किया था I का मान, तो यहाँ पे सोर्स E2 है और ये दोनों पैरेलल में हैं, तो मल्टीप्लाई किसका होगा, Z1 प्लस Z3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, और इसी प्रकार बट्टे में जो आएगा Z1 Z2 Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए I1 डैश ये पड़ा है, यानी I की वैल्यू मैंने यहाँ लगाई है। I कैसे ज्ञात किया, I मान वही I इक्वल टू V अपॉन R वाले फॉर्मूले से प्राप्त किया है। ठीक है, तो ये I की जगह मैंने ये मान पुट कर दिया। ओके, इसकी जगह I की जगह ये मान पुट कर दिया। अब इसको व्यवस्थित करेंगे। यहाँ पर I1 डबल डैश ही रहा है इस समीकरण में, इस पूरी जगह I1 डबल डैश एक ही चर है। I1 डबल डैश को अगर देखें तो यहाँ पे I1 डबल डैश Z1, इस साइड का पार्ट तो सेम है, यहाँ पर ये यहाँ आ गया और ये टर्म्स यहाँ आपके ये वाली टर्म्स है ये यहाँ आ गई। तो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है, कोई ज़्यादा इजी काम है। इस टर्म को मैं यहाँ ले आया, अगर यहाँ ले आऊँगा तो मेरे पास I1 डबल डैश मल्टीप्लाई बाई Z1 प्लस Z3 बन जाएगा, क्योंकि इधर आएगा तो ये नेगेटिव है इधर, और इधर आएगा तो क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ओके, इस साइड में आपका E2 Z1 प्लस Z3 मल्टीप्लाई बाई Z3 डिवाइडेड बाई Z1 Z2 Z2 Z3 और Z3 Z1 है। यहाँ पर देखिए Z1
प्लस Z3 इधर है और Z1 प्लस Z3 इधर है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो I1 डबल डैश क्या बचा, I1 डबल डैश आपके पास बचा E2 Z3 प्लस Z1 Z2 Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, ये I1 डैश आ गया। अब आपने दोनों सोर्स के धाराओं के मान निकाले। अब Z1 में बहने वाली धारा देखिए, I1 का जब मान निकाला आपने, I1 का मान ये था, I1 डैश का मान ये था, और I2 डैश का मान क्या है, ये है। अब इसका मतलब I1 का मान अगर निकालें तो यहाँ पर I1 का मान I1 डैश माइनस क्या आएगा, I1 डबल डैश आएगा। और दोनों वैल्यूज अगर पुट करें तो दोनों वैल्यूज पुट करने पे आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। I1 एंड I1 डबल डैश का मान अगर पुट करेंगे तो आपके पास I1 इक्वल टू आएगा Z1 प्लस Z3 मल्टीप्लाई बाई E1 डिवाइडेड बाई Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, नेगेटिव ऑफ Z3 E2 Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1, ये मान आपको प्राप्त हो जाएगा। अब ये जो मान प्राप्त हुआ आपको, ये अगर आप पूर्व में किरचॉफ का लूप नियम लगाया आपने डायरेक्टली, तो वहाँ पे जो मान प्राप्त हुआ है I1 का, वो मान क्या है, आप गौर से देखें, ये मान देखें आप यहाँ पर, एंड सेकंड आप देखें ये मान, दोनों मान क्या है, इक्वल है। इसका मतलब अध्यारोपण प्रमेय क्या है, सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो काम किया वो क्या किया, पहले स्टेटमेंट देखें, नॉर्मल सा स्टेटमेंट है कि अगर किसी भी सर्किट में 2 या 2 से अधिक जनरेटर लगे हों तो किसी भी शाखा में बहने वाली धारा अलग अलग जनरेटर के कारण बहने वाले धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती है, जबकि अन्य जो आपके जनित्र हैं उनको उसके अंतरित प्रतिबाधाओं से क्या कर दें, प्रतिस्थापित कर दें। तो यहाँ पर मैंने एक सर्किट लेके समझाया आपको, और Z1 में से निकलने वाली धारा किरचॉफ के लूप नियम से I1 आपको दिखा दी कि I1 इस प्रकार से ज्ञात की जाएगी। फिर दोनों में एक एक करके लगा के दोनों का योग करके दिखा दिया कि हाँ अध्यारोपण प्रमेय इस प्रकार से सिद्ध की जा सकती है। तो आज का हमारा अध्ययन का बिंदु अध्यारोपण प्रमेय थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। नोट्स की PDF में व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड जरूर करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।